चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइन्स एंड एंगल है। तो हम लाइन से स्टार्ट करते हैं। यदि आपको पिछला क्लास याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि लाइन का मैथमेटिक्स में कोई परिभाषा नहीं है, कोई डिफिनेशन नहीं है। बस हम समझते हैं कि लाइन कुछ होता है, और यदि हमको किसी ने बताया कि आप लाइन ड्रॉ करके दिखाओ तो मैंने बस प्रॉपर उसको ड्रॉ करके दिखा दिया। मैथमेटिक्स में अभी लाइन का बस आपके पास इतना ही समझ है, लेकिन लाइन के बाद यदि कोई फर्दर डिफिनेशन आता है, यदि कोई फर्दर परिभाषा आता है, तो अब उसको हमको डिफाइन करना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ डिफिनेशन से। देखिए, जैसे रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है भाई? तो रेखाखंड लाइन का एक पार्ट होता है। पार्ट मीन्स पोर्शन, भाग। कैसा भाग होता है? तो जिसका दो अंत बिंदु हो, टू एंड पॉइंट हो। मतलब ऐसे समझो कि हमने एक ये लाइन है, हमने इसका एक पोर्शन उठाया ए बी, दिस। तो पहले तो ये पोर्शन है लाइन का, और दूसरा कि इसका एंड पॉइंट ए और बी है। तो ये क्या हो जाएगा? रेखाखंड हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा डेफिनेशन पर जाते हैं। रे, किरण। रे क्या है? तो रे भी रेखा का एक भाग है। कैसा भाग है? तो जिसका एक बिंदु फिक्स होता है। ऐसा भाग है जिसका एक अंत बिंदु होता है, वन एंड पॉइंट। मतलब ऐसे समझो इसको कि ये एक कोई लाइन है, ठीक? हमने इस पर कोई एक पॉइंट P फिक्स किया, तो इस लाइन को हम दो भाग में लिख सकते हैं, ऐसा और ये ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ये रे है। क्यों रे है? तो पहला, ये तो लाइन का एक पार्ट है, भाग है, और दूसरा एक एंड फिक्स है। P जो है इसका एक फिक्स एंड है। तो हमारे पास अब कुछ कुछ वर्ड का कलेक्शन हुआ, जैसे पॉइंट का कलेक्शन हुआ, लाइन का। अभी दो डिफिनेशन हमने पढ़ा, रेखाखंड का, लाइन सेगमेंट का, और रे का। अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या मैथमेटिक्स में इसका कोई रिप्रेजेंटेशन है क्या? कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, फिगर से रिप्रेजेंटेशन है क्या? इसका आंसर होता है हाँ। और ऐसे भी समझो कि जब वर्ड और फिगर में कंपेयर किया जाता है तो एक बहुत ही इंटरेस्टेड फ्रेज यूज होता है जो बताता है कि फिगर जो है वर्ड से ज्यादा मीनिंग रखता है, ज्यादा पावरफुल है। तो हम आते हैं, देखते हैं कि इसके लिए क्या किस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। जैसे कि मैं पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। पिछले क्लास में हम पॉइंट के बारे में पढ़े थे। जैसे P एक कोई पॉइंट है, दिस। अब इसको कैसे मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैथमेटिक्स कहता है कि इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करो। पॉइंट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, मान लो इसको हम A लिख लिए। तो तीसरा पॉइंट है, इसको हम मान लिए B लिख लिए। तो कहीं पर भी यदि पॉइंट मिले तो उनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि क्या इसके अंदर कोई मैथमेटिक्स है क्या? तो नहीं, इसका कोई मैथमेटिक्स नहीं है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, और ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में स्वीकार किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे वर्ल्ड में पढ़ा जाता है। तो हम एक कॉमन सिंबल अडॉप्ट करते हैं जो जिससे कि मैथमेटिक्स के लोगों को समझना आसान हो। जैसे हम भी पॉइंट के लिए P, कैपिटल P यूज कर रहे हैं, और कोई दूसरा आदमी जो यूके का है या यूएसए का है वो भी इसको कैपिटल P से ही रिप्रेजेंट करेगा। या ऐसा संभव है कि किसी और लेटर से यूज करे, लेकिन वह कैपिटल लेटर से यूज करे। जैसे वह A का यूज कर सकता है या B का यूज कर सकता है, लेकिन वो भी कैपिटल लेटर का ही यूज करेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लाइन पर आते हैं।
लाइन के बारे में हमको पता है कि देखो लाइन कुछ ऐसा दिखता है। हम इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे कि लाइन पर कहीं पर भी दो आर्बिट्री पॉइंट हम कंसिडर कर लेने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हम इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए ये सिंबल अडॉप्ट करेंगे। ये जो एरो है ये और ये बताता है कि लाइन जो है वह नॉन टर्मिनेटिंग है, और ज्यों ही लाइन नॉन टर्मिनेटिंग हुआ उसके डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं बनता है। तो लाइन के लिए हम ये कॉमन सिंबल अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं लाइन सेगमेंट पर। देखो लाइन सेगमेंट का यदि डिफिनेशन आप लोगों को याद होगा तो लाइन सेगमेंट लाइन का एक पोर्शन होता है, एक भाग होता है। कैसा भाग होता है? जिसका दो एंड जो है वो फिक्स होना चाहिए। जैसे देखो मैंने एक पोर्शन निकाला और इसी को मैं कट करके यहां लिखता हूं। अब ये लाइन सेगमेंट ए बी बन गया। इसके लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे? तो हम इसको इसे लिखेंगे ए बी। कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका दोनों एंड फिक्स है, और ज्यों ही लाइन सेगमेंट का दोनों एंड फिक्स होता है तो लाइन सेगमेंट के पास एक और प्रॉपर्टी एसोसिएट हो जाता है जो लाइन सेगमेंट के लेंथ का प्रॉपर्टी होता है। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि बताओ इस लाइन सेगमेंट का लंबाई क्या होगा? तो हम बोलते हैं इसका लंबाई 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। इस तरह का हम लोग जनरली यूज में लाते हैं। अब क्वेश्चन है कि क्या इसके लेंथ का कोई रिप्रेजेंटेशन है क्या? तो बिल्कुल है। देखो लेंथ में बहुत जगह ऐसा सिंबल यूज होता है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक। और कहीं कहीं ऐसा सिंबल यूज होता है, ये लाइन सेगमेंट का जो ये सिंबल इसको डिलीट कर दिया और सिर्फ ये यूज में आता है, तो हम इसी को यूज में लाएंगे। अधिकांश रेफरेंस बुक इसी को यूज करता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, उसके लेंथ के बारे में कि लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोनों के बारे में हमको पता चला। अब आगे आते हैं, रे पर आते हैं। देखो रे का डिफिनेशन याद है, रे भी लाइन का एक पोर्शन होता है। कैसा? जिसका एक एंड फिक्स हो। हम कुछ ऐसे इसको उठा के लिख लिया, ये पॉइंट ई है। अब इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे? इस रे पर कोई एक आर्बिट्री पॉइंट बी चुन लिए। अब जो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ऐसे लिखते हैं। देखो ये बहुत कुछ बताता है। ये बताता है कि ए जो है इसका एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स एंड है, और बी फिक्स नहीं है, ये मूवेबल है। और ज्यों ही बी मूवेबल हुआ तो अब इसके लेंथ का बात हम नहीं करने वाले हैं, इसका कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होने वाला है। तो ये तो हम कुछ सिंबल का यूज किए। अब आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक है जिसमें एंगल के डेफिनेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो इधर, देखिए अभी जो हमने एंगल का जो डिफिनेशन लिया वो डिफिनेशन हमेशा स्वीकार करने के वाला डिफिनेशन नहीं है। इस डिफिनेशन का कुछ लिमिटेशन है और कुछ फायदा है। तो हमने जो इस सेंस में डिफिनेशन को डिजाइन किया, ये ज्योमेट्री के सेंस में फायदा को देखते हुए डिफाइन किया। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारा लिमिटेशन है। पहले मैं एंगल को डिफाइन कर देता हूं, फिर मैं इसका ज्योमेट्री के सेंस में बेनिफिट को डिफाइन करूंगा, एडवांटेज को, फिर मैं इसके डिसएडवांटेज को एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो एंगल कब बनता है भाई? जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हो। इसको सीधा से समझो ना कि जब दो रे मिलेगा, जब दो किरणें मिलेंगी तो एक एंगल का फॉर्मेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं। और जिस पॉइंट पर मिलता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? भुजा, आर्म्स। जैसे कि देखो इधर, इस एंगल का बिंदु ओ को कोण का शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स, और ओ ए और ओ बी को भुजा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारा अभी एंगल का डेफिनेशन हुआ। अब ये करना है कि एंगल के लिए क्या कोई रिप्रेजेंटेशन है? तो बिल्कुल है। कैसा है वो मैं आपको अभी बताता हूं। पीछे चलते हैं और उसको इरेज करते हैं। देखो एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
जैसे एंगल BOA है, इसको लिखेंगे, वर्टेक्स को बीच में रखते हैं, इसको लिखेंगे एंगल BOA, या कोई इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करे, जैसे कोई इसको लिख दे एंगल AOB, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन इसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना कहीं कहीं आपको ना एंगल के रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ वर्टेक्स का यूज भी किया जाता है, जैसे इसको लिखना हो तो सिर्फ O लिख देते हैं, लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका बहुत नुकसान है। जब भी कहीं एक ही वर्टेक्स से दो एंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, तो यदि इसमें हम एंगल O को रिप्रेजेंट कर दें एंगल O से, तो यहां पर मुश्किल हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे ये समझो, ये O है, ये A है, B है और ये C है। अब बताओ यदि हम एंगल AOB लिया, इसका वर्टेक्स भी O है, और एंगल BOC भी लिया और इसका वर्टेक्स भी O है, यदि हम इस एंगल को इसके वर्टेक्स से रिप्रेजेंट करें तो दोनों के लिए रिप्रेजेंटेशन O हो जाएगा। लेकिन क्या ये दोनों एंगल सेम है क्या? बिल्कुल सेम नहीं है, अलग अलग है। तो यहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसीलिए हम वर्टेक्स से रिप्रेजेंटेशन को इग्नोर करके चलेंगे। हम जो रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे वो मैंने आपको बताया, मैं फिर लिख देता हूं इसको। हम इस एंगल के लिए या तो हम लिखेंगे एंगल BOA या एंगल AOB। देखो अब तो ये हमारा एंगल और उसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब एंगल के साथ एक और प्रॉपर्टी एसोसिएट होता है जिसको एंगल का माप, मेजर ऑफ एंगल बोलते हैं। तो ये कैसे डिफाइन करते हैं? देखो इधर, जब दो रे मिला तो एक एंगल बना, और एंगल का मेजर हम डिफाइन करें कि अमाउंट ऑफ इंक्लानेशन बिटवीन दीज टू रे, इस दोनों रे के बीच में क्या झुकाव है, इसी के मेजर को हम एंगल कहते हैं। तो यही एंगल का मेजर है। कैसे डिफाइन करेंगे? तो अमाउंट ऑफ इंक्लानेशन बिटवीन रे, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा है कि बताओ एंगल क्या मेजर के लिए भी कोई सिंबल है क्या? देखो यहां पर गणित एंगल के मेजर और एंगल के रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग सिंबल अडॉप्ट नहीं करता है। जो एंगल के लिए मेजर यूज किया, सिंबल यूज किया, माफ करना, वही सिंबल उसके मेजर के लिए भी यूज करता है। जैसे कि हमको इस एंगल का इसे मेजर 60 डिग्री है, और यदि हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो एंगल BOA इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखो यहां यदि आपको ये ध्यान में है तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन यहां पर ये इसके मेजर को बता रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम मेजर के लिए और उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग सिंबल का यूज नहीं करते। अब मैंने बताया था कि इस डिफिनेशन का कुछ लिमिटेशन है, कुछ बेनिफिट है, तो मैं दोनों को बताता हूं। देखो इसका फायदा क्या है, यदि हम इस सेंस में एंगल को डिफाइन करते हैं, मतलब अमाउंट ऑफ इंक्लाइनेशन डिफाइन करते हैं उसके मेजर के लिए, तो इस डिफिनेशन में हमें निगेटिव एंगल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो इसका फायदा है वो मोर देन 360 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। मतलब ज्योमेट्री में इस तरह से डिफिनेशन लेने का बहुत फायदा है। लेकिन जब हम, अब नुकसान क्या है, जब हम ज्योमेट्री से बाहर जाते हैं, जैसे हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, वहां पर तो हम निगेटिव एंगल का तो कॉन्सेप्ट है, तो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा हम लोग पढ़े हैं, तो वहां पर ये डिफिनेशन नहीं यूज होता है। और वहां पे क्या बदलता है, जैसे यहां पर हम जो मेजर के लिए डिफिनेशन यूज किए, अमाउंट ऑफ इंक्लाइनेशन यूज किया, लेकिन वहां पर अमाउंट ऑफ इंक्लाइनेशन नहीं यूज करेंगे, वहां अमाउंट ऑफ रोटेशन यूज करेंगे। और दूसरा जो चीज हम डिफाइन करेंगे वो बताएंगे कि यदि एंटी क्लॉकवाइज मेजर हम ले रहे हैं तो पॉजिटिव मेजर लेंगे, और क्लॉकवाइज यदि हम मेजर ले रहे हैं तो हम निगेटिव मेजर लेंगे। हालांकि ये अभी हमारे डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, जब मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे प्रॉपर इसको व्यवस्थित तरीका से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब देखो एंगल के मेजर के हिसाब से, एंगल के माप के हिसाब से हम इसको एंगल को क्लासिफाई करते हैं, उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं, और हम अलग अलग मेजर के लिए अलग अलग एंगल का
नेमिंग करेंगे, अलग अलग एंगल का नाम देंगे। जैसे देखिए, देखो, यदि एंगल का मेजर 0 और 90 के बीच में हो जाए तो इस तरह के एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। न्यून कोण, यहां अंडरलाइन करने वाला चीज क्या है कि इसमें 0 भी एक्सक्लूडेड है और 90 भी एक्सक्लूडेड है। मतलब न्यून कोण का जो माप होगा 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, 0 और 90 नहीं होने वाला है। अब दूसरा पे आइए, देखिए राइट एंगल, समकोण, जिस किसी भी एंगल का मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए तो हम उसको कैसा एंगल बोलते हैं? राइट एंगल। दिक्कत नहीं? चलिए फिर से आगे आते हैं। देखो इधर, फिर ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। यहां फिर से ध्यान देना है कि इसका जो मेजर है ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। 90 भी एक्सक्लूडेड है और 180 भी एक्सक्लूडेड है। दोनों हमारे मेजर का जो रेंज है उससे बाहर है, दिक्कत नहीं। और अगला जो टॉपिक है वो है स्ट्रेट एंगल का, रीजू कोण। इसका मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। किसी भी यदि एंगल का मेजर 180 हो जाए तो उसको हम लोग कैसा बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला जो टॉपिक है वह रिफ्लेक्स एंगल का। तो रिफ्लेक्स एंगल में मेजर जो है वह 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। यहां पर भी ध्यान देने वाला चीज यह है कि ये जो मेजर है इसमें 180 एक्सक्लूडेड है और 360 भी एक्सक्लूडेड है। तो रेंज में 180 को छोड़ के लेंगे और 360 को। तो ये हमारा कुछ डिफिनेशन था एंगल का, जो हम एंगल के मेजर के हिसाब से इसको क्लासिफाई किए। चलिए अब टॉपिक को बदलते हैं और नया टॉपिक पर चलते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण और सप्लीमेंट्री समपूरक कोण। तो मैं कंप्लीमेंट्री एंगल से स्टार्ट करता हूं, पूरक कोण से। देखो इसका डिफिनेशन बहुत ही ध्यान से सुनना है कि दो एंगल एक दूसरे के पूरक कहे जाएंगे, दो कोण एक दूसरे के पूरक कहे जाएंगे यदि उसका सम 90 डिग्री हो जाए। मतलब टू एंगल आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। यहां फोकस किस पे करना है? ईच अदर। इफ देयर सम बिकम्स 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। यदि दो कोण का सम 90 हो जाए तो उसको एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री बोलते हैं। देखो आगे मैं इसको बताता हूं। जैसे ये एक कोण है और ये दूसरा कोण है। मैं इसको नेमिंग कर देता हूं ए बी सी। ठीक। अब इस दोनों के मेजर को ऐड करते देखते हैं क्या आता है। देखो इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ। हमने इसको जोड़ा और यदि इसका सम 90 हो जाए तब एंगल ए बी सी एंगल डी ई एफ के पूरक कोण कहे जाएंगे, कंप्लीमेंट्री कहे जाएंगे। और एंगल डी ई एफ भी एंगल ए बी सी के पूरक कहे जाएंगे। मतलब ये जो डिफिनेशन है ये एक दूसरे के संबंध को बताता है, एक दूसरे के रिलेशन को बताता है। चलिए इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोण में से प्रत्येक के, अभी से पूरक निकालेंगे, पूरक कोण का माप क्या होगा। जैसे पहला है 45 डिग्री, इसका हमको पूरक निकालना है तो पूरक के डिफिनेशन से चलेंगे। कोई भी एंगल मान लेते हैं कि ए बी सी, इसका पूरक है। मतलब क्या? इसके मेजर को इसके साथ ऐड करेंगे और रिजल्ट हमारा 90 होने वाला है। देखो दिस प्लस मेजर ऑफ एंगल ए बी सी बिकम्स 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि मेजर ऑफ एंगल ए बी सी कितना आएगा बाबू? 90 माइनस 45 यानी 45। यानी 45 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ?
45 डिग्री। और तुम एक चीज पे ध्यान से देखना, तो यदि हमको 45 का पूरक निकालना था तो मैंने क्या किया, 90 से माइनस किया है। कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। देखो बाबू, अब हम 65 का पूरक निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरक के डेफिनेशन से फिर से चलेंगे। फिर कोई एंगल ABC, इसका पूरक होगा यदि हम इसके मेजर को एंगल ABC के मेजर के साथ ऐड करें और हमारा रिजल्ट कितना आ जाए, 90। देखो फिर से इस एंगल का मेजर निकालते हैं, पूरक। तो इसका मेजर निकालने के लिए क्या किया, हमने 90 में 65 को माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 25। कोई दिक्कत नहीं ना। तो मतलब 65 डिग्री का पूरक कोण का मेजर कितना आएगा, 25 डिग्री आएगा। तो फिर से हमने क्या किया, 90 में जिस एंगल का पूरक निकालना है उसको हमने माइनस किया। अच्छा, मैं एक जनरल कंक्लूजन पे जा सकता हूं क्या, देखना वो कंक्लूजन क्या है। पहले मैं इसको इरेज करता हूं। अच्छा, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि किसी भी एंगल x के लिए 90 माइनस एक्स उसका पूरक हो जाएगा। फॉर एनी एंगल x 90 माइनस एक्स इज कंप्लीमेंट्री टू x और वाइस वर्सा ऑल्सो। मतलब इसका कंप्लीमेंट्री ये हो जाएगा और इसका कंप्लीमेंट्री ये हो जाएगा। अरे होते तो दिख रहा है, यदि हम इसका सम कर दें तो रिजल्ट कितना दे देगा, 90 दे देगा। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हमारे पास एक फॉर्मूला ऐसे बनते दिख रहा है क्या, कि किसी भी एंगल x के लिए, मैं बार बार एक चीज पे फोकस कर रहा हूं, किसी भी एंगल x के लिए 90 माइनस एक्स उसका कंप्लीमेंट्री हो सकता है। ऐसा संभव है? देखते हैं, इस पर करते हैं। जैसे कि 45 के लिए निकालना है, क्या कर दिया, 90 माइनस 45, क्या आ गया 45। वाह, ये फॉर्मूला काम कर रहा है अभी। फिर दूसरे के लिए चेक करते हैं, 65 का निकालना है, क्या पुट कर देते हैं, 90 माइनस 65 और रिजल्ट क्या आ जाएगा, 25। अभी तुरंत निकाले हैं, देखो ये फॉर्मूला दोबारा भी काम कर गया। क्या मैं ये मान सकता हूं कि ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा? तो थोड़ा और फर्दर इस पर देखते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं, इसका आपको कंप्लीमेंट्री एंगल ढूंढ के बताना है कि उसके कंप्लीमेंट्री का मेजर कितना होगा, माप कितना होगा। जैसे मैंने एक एंगल लिया जिसका मेजर 100 डिग्री है, अब इसका कंप्लीमेंट्री निकालना है। अभी तो हम एक फॉर्मूला ट्राई कर रहे थे कि किसी भी एंगल x के लिए 90 माइनस एक्स उसका कंप्लीमेंट्री हो सकता है। अब चेक करते हैं क्या ये फॉर्मूला यहां काम कर रहा है। देखो अभी कंप्लीमेंट्री का x और 90 माइनस एक्स इज कंप्लीमेंट्री ऑफ x। तो यहां x का वैल्यू 100 है और ज्यों ही हमने यहां पे 100 पुट किया तो रिजल्ट तो -10 आ जाएगा। देखो ये बवंडर हो गया। आपको यदि एंगल का डिफिनेशन याद होगा तो मैंने अभी तो आपको पढ़ाया है कि हमने जिस सेंस में एंगल को परिभाषित किया उस सेंस में निगेटिव एंगल का कोई मतलब नहीं बनता है। कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इसमें ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये हमेशा स्वीकार करने लायक फॉर्मूला नहीं है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है। तब उस रिस्ट्रिक्शन को कैसे बिल्ड करते हैं इस पर हम काम करते हैं। देखो जब भी प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इन जनरल बच्चा लोग कहां जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने? या तो एआई का यूज कर लेगा या तो चैट जीपीटी का यूज करेगा। देखो इन सबों के पास लिमिटेड सोर्स है एक्सप्लेनेशन का। सबसे बढ़िया चीज है कि आप पीछे लौटें और अपने डिफिनेशन को नॉक करो कि मैंने क्या पढ़ा है,
हम भी लौटते हैं और डिफिनेशन को नॉक करते हैं कि डिफिनेशन क्या था। ध्यान से देखना, डिफिनेशन था कि दो एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री कहे जाएंगे यदि दोनों का सम 90 हो जाए। तो आते हैं इस पर काम पे। मान लो कि ये एक एंगल है और ये एक दूसरा एंगल है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके मेजर को हम x डिग्री नाम मान ले लेते हैं और इसके मेजर को y डिग्री ले लेते हैं। अब कंप्लीमेंट्री एंगल के डिफिनेशन को लगाते हैं। देखना ये डिफिनेशन क्या कहता है। कहता है कि यदि ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे तब x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। आपको यदि ज्योमेट्री का पहला क्लास याद होगा तो मैंने वहां पर यूक्लिड का एक एक्सियम बताया था। वो एक्सियम कहता है कि पूर्ण जो है अपने भाग से बड़ा होता है, होल इज मोर देन पार्ट। इसका बहुत ही एडवांटेज है। मैं यहां पर भी उसी का यूज करके मैं आपको दिखाता हूं। देखो बाबू, और हाँ यहां याद रखना है जो पार्ट होगा वहां पर वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये जीरो, ये भी जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है अभी हमारे पास। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो ध्यान से दो कि दो नंबर का सम 90 है। आपको यदि वो याद होगा तो देखो क्या मैं लिखा था, इफ a इक्वल्स टू बी प्लस सी। ए क्या है? होल है और b और c उसका पार्ट है। यदि ये दोनों नॉन जीरो है तो a जो है वो b से बड़ा होता है। कोई दिक्कत नहीं। देखो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। यहां क्या होगा? 90 बड़ा होगा x से। कोई दिक्कत नहीं। तो जो हम फॉर ऑल एंगल लेके चल रहे थे किसी भी एंगल x के लिए, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं। हम जो वहां लेके चल रहे थे किसी भी एंगल x के लिए 90 माइनस एक्स कंप्लीमेंट्री होगा। अब वो डिफिनेशन यहां आकर रुक गया। अब जो x का जो वैल्यू है हमारे पास वो 90 से छोटा होना चाहिए, पहला रिस्ट्रिक्शन। कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा दूसरा रिस्ट्रिक्शन पे काम करते हैं। ध्यान से देखना, अब बताओ मेरा वो जो फॉर्मूला था क्या 0 डिग्री के लिए वर्क में आता है, 90 के लिए वर्क में आता है? तो पहले 90 के लिए चेक कर लेते हैं। अच्छा बताओ, कोई एक एंगल है जिसका मेजर 90 है तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 0। अच्छा इसके लिए ये काम में आ रहा है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? वेरी गुड, 90 से छोटा या 90 के बराबर। और इसका लिस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए? तो यदि आप डिफिनेशन को रिकॉल करते हो तो हमारा जो डिफिनेशन कहता है वो निगेटिव एंगल के बारे में नहीं कहता है। कोई दिक्कत नहीं। वो जीरो के बारे में डिफिनेशन देता है या तो पॉजिटिव के बारे में देता है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू x का होगा ऐसा कुछ होगा। अब देखो हमारा यह फॉर्मूला काम में आने लगा। देखो अब किसी भी एंगल x के लिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है 90 माइनस एक्स उसका एक कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब जो फॉर्मूला लगाएंगे इसको ध्यान में रखते हुए तब लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, पक्का। यदि कोई हमसे पूछे कि 110 का कंप्लीमेंट्री बताओ तो बोलना कि भाई 110 का कंप्लीमेंट्री का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि कंप्लीमेंट्री में सम 90 है। तो कंप्लीमेंट्री तभी मीनिंगफुल होगा जब ईच का मेजर 90 या 90 से छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आपका फॉर्मूला है इस कंडीशन के साथ आपको याद करना होगा। आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। मेन इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये कंडीशन आपको जरूर याद होना चाहिए। दिक्कत नहीं, पक्का। आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, पीछे लेके चलता हूं। अब सेम चीज है ये सप्लीमेंट्री एंगल पे, समपूरक कोण के डिफिनेशन पे सेम तरह से डिफाइन है कि दो कोण का सम
यदि 180 होता है तो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कहे जाते हैं. इफ सम ऑफ टू एंगल बिकम्स 180 डिग्री देन दैट एंगल आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. एक दूसरे के समपूरक होंगे. दिक्कत नहीं. देखो इधर आगे पेज पे चलता हूं. आगे बढ़ रहा हूं. अब हमको यदि बोले कि आप 90 का सप्लीमेंट्री निकाल के दिखाओ, तो बाय डेफिनेशन लगा देंगे. मानते हैं कि कोई एक एंगल जो है ए बी सी, इसका सप्लीमेंट्री है और इसका मेजर मान लेते एक्स है, तो इसका सम करेंगे तो क्या होने वाला है 180 डिग्री. तो एक्स कैसे निकलेगा 180 डिग्री माइनस 90. कोई दिक्कत नहीं. देखो फिर ये फॉर्मूला किसी भी एंगल एक्स के लिए 180 माइनस एक्स, यहां तो काम हो गया इसका, तो क्या ये हमेशा काम में आएगा? तो इसका फिर से आंसर है नहीं. तो इस बार क्या रिस्ट्रिक्शन होगा मैं वो आपको बता देता हूं. देखो यदि x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तब 180 माइनस एक्स इसका कंप्लीमेंट्री होता है. यह रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है यदि ये फॉर्मूला पे आपको यदि काम करना है तो. कोई दिक्कत नहीं. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे यदि उस पर कुछ कंडीशन इंपोज हो, लिमिटेशन हो, कुछ कंस्ट्रेंट हो, तब कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूं. देखो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम विथ कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट मीन्स सम लिमिटेशन, सम बाउंड्री गिवन है, तब हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं. देखो बाबू, यदि प्रॉब्लम में कहीं भी कंस्ट्रेंट गिवन हो तो हम उसी लिमिटेशन से, उसी कंस्ट्रेंट से स्टार्ट करते हैं. कोई दिक्कत नहीं. स्टार्ट फ्रॉम दैट कंस्ट्रेंट और डिफिनेशन का रिपीटेड यूज करेंगे और क्वेश्चन मेरा बनेगा. मैं करके दिखाता हूं और इस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा. जैसे देखो दो पूरक कोण का अनुपात गिवन है, रेशियो ऑफ टू कंप्लीमेंट्री एंगल ये हमारे पास गिवन है, और तब दोनों का माप फाइंड आउट करना है. तो यहां पर कंस्ट्रेंट क्या है, लिमिटेशन क्या है? तो लिमिटेशन है कि कोण का अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है. तो हम क्वेश्चन को कहां से शुरुआत करेंगे? तो कंस्ट्रेंट से शुरुआत करेंगे, रेशियो शुरुआत करते हैं. देखो मान लेते हैं कि जो दो एंगल है, एक का जो मेजर है वो 5x है और दूसरे का जो मेजर है 4x है. अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान से सुनिए इस चीज को. क्वेश्चन यह है कि हमने जब प्रोपोर्शनलिटी सॉल्व किया तो हमने सेम कांस्टेंट को क्यों कंसीडर किया? क्या ऐसा संभव है कि हम यहां पे x1 ले लेके और यहां पर x2 ले सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? तो इसका आंसर आता है नहीं. लेकिन क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों? तो ये आपका होमवर्क है, आप जाके डिफरेंट सोर्स से सर्च करोगे कि जब हम रेशियो को ऑपरेट करते हैं तो जब हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो सेम कांस्टेंट क्यों कंसीडर करते हैं, अलग अलग क्यों नहीं कंसीडर करते हैं. इसको आप थोड़ा सा, चाहे वो विकिपीडिया का यूज हो या और भी कोई सोर्स हो, इसको करना है. थोड़ा सा अच्छा सीखने के लिए मिलेगा. नहीं होगा तो मैं फिर जब रेशियो पढ़ाऊंगा तो मैं तो बताऊंगा ये. देखो पहला कि हमने कंस्टेंट का यूज कर लिया, स्टेप फर्स्ट, और स्टेप सेकंड है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के पूरक हैं. मतलब देखो यहां कंस्टेंट यूज हो गया. अब अगला स्टेप है कि हम डिफिनेशन यूज करते हैं. तो ये दोनों कोण, ये जो दोनों कोण है एक दूसरे के पूरक कब कहे जाएंगे? जब इसका सम 90 हो जाएगा. मतलब 5x प्लस 4x क्या होने वाला है 90. ये क्या यूज किया मैंने डिफिनेशन यूज किया. ये लिखना है कि हमने स्टेप 1 क्या यूज किया, जो कंडीशन दे रखा था हमने कंडीशन का यूज किया. अगला स्टेप में हमने डिफिनेशन का यूज किया. अब उसके बाद फर्दर ये अलजेब्रा में चला जाता है कि इसको सॉल्व कर लो. 9x इक्वल टू 90
और x का वैल्यू कितना आ गया 10, और x का वैल्यू 10 आया तो एक का मेजर हो जाएगा 50, देखो इधर से एक का मेजर हो जाएगा 50 और दूसरे का मेजर हो जाएगा 40, 5 इंटू 10 एंड 4 इंटू 10, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो याद रखना है स्टार्ट फ्रॉम कंस्ट्रेंट। आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन इसी से कुछ रिलेटेड है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है कि दो पूरक कोण के मापों का अंतर, ये बहुत इंटरेस्टेड टर्म दे रखा है, डिफरेंस, तब उसके कोण का माप ज्ञात कीजिए। याद रखना जहां पर भी डिफरेंस का बात आ जाए वहां पर डेंजर वाला सायरन लेके बैठ जाना, उसको बजा देना है। अब यहां पे थोड़ा सा सतर्क होकर क्वेश्चन करना है। तो मैं इसको करने का तरीका बताता हूं। देखो एक लॉ है मैथमेटिक्स में, किसी भी दो रियल नंबर को हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे समझो कि तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक, अब तुम अपने दोस्त को एज के साथ खुद के साथ कंपेयर कर रहे हो बाय द एज। तो तीन कंडीशन है, हो सकता है या तो तुम्हारा एज तुम्हारे दोस्त के एज के बराबर हो, डेट ऑफ बर्थ सेम हो दोनों का, दूसरा हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त का एज तुमसे ज्यादा हो, और तीसरा हो सकता है कि तुम्हारा एज तुम्हारे दोस्त से ज्यादा हो। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी कहते हैं। किसी भी दो रियल नंबर को हम इसी तीन तरह से कंपेयर कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखना है। हमने दो रियल नंबर x और y लिया, इसको बस दो तीन ही तरीका से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ऑर्डर रिलेशन के सेंस में। कैसे कैसे? तो या तो x बड़ा होगा y से, या तो x y इक्वल होगा, या तो y बड़ा होगा x छोटा होगा। कोई दिक्कत नहीं, ये तीन रिलेशन है, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर इसका जो अंतर है वो नॉन जीरो है, तो ये तो होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? यदि दोनों का एज इक्वल ले लें तो उसका डिफरेंस जीरो आ जाएगा, ये कट गया। अब इस दोनों में किसको सेलेक्ट कर सकते हो? देखो बाबू, इस दोनों में दोनों का पॉसिबिलिटी है, दोनों का संभावना है, तो हम किसको लेंगे? तो मैथमेटिक्स कहता है किसी को ले लो। इसको मैथमेटिक्स में लिखता है कि विदाउट लॉस ऑफ जेनरिटी, किसी को कंसीडर कर सकते हो। तो इस दोनों में किसी को लोगे, मैथमेटिक्स के सेंस में एक ही मतलब होगा। तो याद रखना, तो मैं इसको कंसीडर करता हूं। देखना बहुत ध्यान क्या देना है। हम मान लेते हैं कि दो कोण हैं जो एक दूसरे कंप्लीमेंट्री, उसका मेजर एक का x है और दूसरे का मेजर y है। अब ज्यों ही डिफरेंस है तो हमको ऑर्डर जरूर, डिफरेंस वाले क्वेश्चन में ऑर्डर जरूर डिफाइन करना चाहिए। तो अब हम मान लेते हैं कि x बड़ा है और y छोटा है, तब ये तो हमारा पहला रिस्ट्रिक्शन है। अब कंस्टेंट पे जाते हैं। कंस्टेंट क्या है कि दोनों का डिफरेंस 12 है, तो बड़ा में छोटा को माइनस करेंगे, कितना आएगा 12। ये क्या यूज किया? कंस्टेंट। अब अगला टर्म हम डिफिनेशन यूज करते हैं कि ये एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का क्या है? कंप्लीमेंट्री है। और ज्यों ही कंप्लीमेंट्री है तो इसका सम क्या होने वाला है? 90। अब हमारे पास टू वेरिएबल और टू इक्वेशन बना। अब ये बताइए कि मैंने कैसे लिखा है इसको? बाय द डिफिनेशन ऑफ पूरक कोण। कोई दिक्कत नहीं। तो दो कोण का सम यदि 90 हो जाए तो एक दूसरे का पूरक कहलाता है। ये डिफिनेशन हमने यूज किया। अब देखो, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? टू वेरिएबल टू इक्वेशन। अब इसको करना आसान है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन से यदि आप सीधे जोड़ दोगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2x इक्वल टू 102, और x का वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? 51। कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा एंगल निकालना है तो किसी दोनों इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिक्कत नहीं। तो जहां पर भी ऑर्डर रिलेशन मिल जाए, कौन बड़ा कौन छोटा, डिफरेंस हो जाए, तो हम वहां पर ऑर्डर जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे। जहां पर कहीं पर भी यदि मैथमेटिक्स में अंतर वाला क्वेश्चन मिले, या अलजेब्रा वाले पार्ट में जब इक्वेशन बहुत मिलता है, तो जब भी ऐसा मिले तो हम ऑर्डर रिलेशन जरूर डिफाइन करेंगे, दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो इधर, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि क्या दो अधिक कोण पूरक हो सकते हैं?
तो फिर वही डिफिनेशन तो मैं आपको बताया हूं, पूरक कोण का परिभाषा कब मीनिंगफुल होता है, जब एंगल का मेजर 0 या 0 से बड़ा और 90 से छोटा। यहां तो कह रहा है कि दोनों कोण अधिक कोण होना चाहिए, दोनों एंगल, ये अलग लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, यहां कह रहा है कि दोनों कोण अधिक कोण होना चाहिए। तो ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या पढ़े हैं कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब इसका भी मेजर 90 से छोटा, इसका भी मेजर 90 से छोटा, और जब मेजर 90 से छोटा हो जाए तो उसको हम लोग कैसा एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अधिक कोण नहीं हो सकता। लेकिन जो आप ये वाला है, जैसे ऊपर का क्वेश्चन, ये दो अलग अलग क्वेश्चन प्रिंट कर दिया। ये जो क्वेश्चन है कि टू एक्यूट एंगल, तो ये हो सकता है, दो एक्यूट एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हो सकता है, लेकिन ऑलवेज नहीं। इस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। इस पर क्या रिस्ट्रिक्शन है ये तुम देखो थोड़ा सा। इसमें यदि दोनों एंगल हम 60-60 ले लिया, दोनों एंगल तो एक्यूट है, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे, तो आंसर है नो, क्योंकि इसका सम जो है 120 हो जाता है, जो कि 90 से बड़ा है। हमारा सम एग्जैक्ट 90 होना चाहिए। तो इसका आंसर होता है मे और मे नॉट बी। वो सुटेबल इंफॉर्मेशन से देखकर हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जिसको करना अभी बाकी है। देखो मैं उसी पर आता हूं। हमारे पास एडजेसेंट एंगल का, आसन्न कोण का क्या डिफिनेशन हो सकता है, इसका क्या परिभाषा होगा। तो देखो ये भी दो कोण के बीच में रिलेशन है, जो कुछ सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और उसको हम लोग आसन्न कोण बोलेंगे। पहला कंडीशन है कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। देखो, टू एंगल आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। सेकेंड, अ कॉमन आर्म्स, उसका एक भुजा कॉमन होना चाहिए। और दूसरा, जो भुजा कॉमन नहीं है वह कॉमन भुजा के अपोजिट साइड होना चाहिए, एक इधर और एक इधर। मैं इसको समझाता हूं इसी फिगर से। देखो जैसे इस फिगर में दो कोण है, दो एंगल है, एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी। कोई दिक्कत नहीं। देखो ये एक है और ये दूसरा है। क्या ये दोनों कोण एडजेसेंट कहे जाएंगे? तो चेक करते हैं कंडीशन। देखो इस दोनों कोण का जो वर्टेक्स है बी, वो तो कॉमन है, मतलब पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है कि कोई एक आर्म्स कॉमन होना चाहिए, कोई एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए। देखो बीडी तो दोनों में कॉमन है, तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। इसको इरेज करता हूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये फिगर। और तीसरा कंडीशन कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड में, एक इधर है और एक इधर है। मतलब तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के एडजेसेंट कहे जाएंगे, दिक्कत नहीं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी फिगर से। अब हम एंगल लेते हैं, एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी। देखो बाबू, इस दोनों कोण का वर्टेक्स तो बी है, बी तो दोनों में कॉमन है, पहला कंडीशन सही हो गया। दूसरा कंडीशन, क्या कोई एक भुजा दोनों में कॉमन है? तो इसका आंसर है हां। देखो ये ए बी दोनों में है,
तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होना चाहिए। देखो ये कॉमन आर्म्स है, लेकिन ये दोनों कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों एक ही साइड में है। तो तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। एक और एग्जांपल मैं इससे देता हूं। देखो अब फिर से ले रहे हैं एंगल ए बी सी और एंगल डी बी सी को। देखो बाबू, पहला चेक करते हैं क्या वर्टेक्स कॉमन है। बी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो पहला कंडीशन देखो सेटिस्फाई कर गया। दूसरा चेक करते हैं क्या कोई भुजा दोनों में कॉमन है या नहीं है। तो देखो इधर ध्यान से देखोगे तो BC जो है वो दोनों का भुजा है, मतलब दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया कि हमको एक कॉमन आर्म्स मिला। दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखना चाहते हैं कि जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के अपोजिट दिशा में है या नहीं है। देखो अब ये दो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन ये दोनों इसके एक ही तरफ है। मतलब कहता क्या कि यदि ये कॉमन है तो एक को इधर होना चाहिए और एक को इधर होना चाहिए, लेकिन ये तो दोनों एक ही तरफ है। तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब ये दोनों कोण आसन्न कोण नहीं है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। अब मैं विश्वास कर सकता हूं कि आप एडजेसेंट एंगल को प्रॉपर तरीका से समझ पा रहे होंगे।